वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है? अभी तक देखो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। कैसे करके टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है ये भी हम लोगों ने देख लिया डिटेल में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टर्सरी स्ट्रक्चर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे कि टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या क्या बॉन्ड्स मिलता है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। यही हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा था? बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या क्या बॉन्ड्स मिलता है। तो हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेगा और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और ये स्ट्रांग होता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो हम लोग बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है और ये वीक होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में? तो हम लोगों ने देखा था पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि आयनिक बॉन्ड भी मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, इसको भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंडर आता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा था डिटेल में। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस किस एमिनो एसिड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है किस किस एमिनो एसिड्स के बीच में। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, और देखो आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है? आज हम लोगों को स्टडी करना है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में, और हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना है। ये दोनों नॉन कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ना, ये भी मिलता है हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। ठीक है, यहाँ तो आज हम लोग क्या देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में मिलता है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है कि यहां पर जितना भी बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो रहा है ना, पेप्टाइड लिंकेज को छोड़ के बाकी जितना भी बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हो रहा है ना, या बाकी जितना भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे किसकी वजह से हो रहा है। तो याद रखना है वो हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड का जो साइड चेन होता है ना, उसकी वजह से ही हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडर वॉल फोर्स डेवलप होता है। याद रखना एमिनो एसिड्स के साइड चेन की वजह से, इस चीज को दिमाग में रखना। तो एमिनो एसिड्स का साइड चेन क्या था? याद करो, कोई भी एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था? एनसीसी, बीच में सी अल्फा था, ये क्या था? COOH, यहाँ पर क्या था? NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, यहाँ पर क्या था? H। तो ये जो साइड चेन है ना, जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, यही R की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में ये सब बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस देखने को मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को छोड़कर। याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखना है कि ये कैसा बॉन्ड होता है। तो याद रखना है ये वीक बॉन्ड होता है। हम लोग बोलेंगे ये कैसा बॉन्ड होता है, हम लोग बोलेंगे ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, और कैसा होता है हम लोग बोलेंगे, चूंकि वीक है इसीलिए किसके अंडर में आएगा? हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंडर में आएगा। ठीक है, ये किसके अंडर आएगा? हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंडर में आता है। कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है। तो देखो जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो याद रखना है वहां पर हम लोगों को जानना होगा एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो जैसे कि याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमेशा बनेगा हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा हाइड्रोजन के बीच में, और वैसा एटम, ठीक है, वैसा एटम जिसका हम लोग बोलेंगे, वैसा एटम जिसका हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ज्यादा है। किससे? हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनेगा? हाइड्रोजन, और हम लोग बोलेंगे वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो क्या क्या हो सकता है? वो फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, याद रखना है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे 4.0 होता है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे 3.5 होता है, और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे 3.0 होता है। ठीक है,
तो इसका और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कितना होता है 2.5 होता है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हम लोग बोलेंगे कुछ वैसा एटम चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। तो वो एटम क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हम लोग बोलेंगे 3.5 है। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे इसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो ध्यान से हाइड्रोजन और हम लोग बोलेंगे या ये क्या चीज, हाइड्रोजन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। ठीक है, हाइड्रोजन और वैसा एटम आ जाए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन। ठीक है, इसका कितना हम लोग बोलेंगे 4.0, तब यहाँ पर जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ कौन ये आ जाए, हम लोग बोलेंगे एटम आ जाए, वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। कितना है नाइट्रोजन का 3.0 है, हाइड्रोजन का कितना होता है 2.5, तब क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन और किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन के बीच में। तो बताने का मतलब क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बताने का मतलब ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे वैसा बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन और हम लोग बोलेंगे वैसा एटम के बीच में बनता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वैसा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन होता है या वीक बॉन्ड होता है जो बनता है हाइड्रोजन और हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एटम के बीच में बनता है। ठीक है, याद रखना। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है ना। ठीक है, याद रखना, वैसे आप लोग वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज, हम लोग क्या बोलेंगे, it is the electrostatic क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देख सकते हो। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन है। ठीक है, यही है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी आएगा तो याद रखना है हमेशा हाइड्रोजन और उसके सामने वाला जो एटम होगा वो याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ही होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन तो एक तरफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के दोनों तरफ याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन याद रखना है, हाइड्रोजन भी किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे वैसा एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब हाइड्रोजन की दोनों तरफ क्या है, हम लोग बोलेंगे वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। ठीक है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर वाटर। ठीक है, जैसे देखो वाटर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो H2O को ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, H2O ऐसे करके देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 यही हो गया ना वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या चीज है, हाइड्रोजन है ना। ठीक है, अब इसके पास अगर देखो ध्यान से, ये है जो हाइड्रोजन है, ये देखो एक तरफ किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.5 होता है। ठीक है, तो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो दूसरा तरफ भी हम लोग बोलेंगे कौन सा ये होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे दूसरा तरफ भी वैसा एटम होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। यहाँ पर क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब ये हाइड्रोजन के इधर भी क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे वैसा एटम होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। यहाँ पर भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो वाटर ही है। ठीक है, तो वाटर को हम लोग यहाँ पर ऐसे करके बना रहे हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसे करके बना रहे हैं, देखो ध्यान से। तो ये ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चाहिए, ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कम है। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है,
तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वैसा बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन और हम लोग बोलेंगे वैसा एटम के साथ बनता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो एज कॉम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। और याद रखना हाइड्रोजन के दोनों तरफ हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे वैसा एटम होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। दूसरा तरफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, किससे हम लोग बोलेंगे वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी तो देखो ना, हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, देखो जैसे कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मान लो पोटासियम है, ठीक है, पोटासियम फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या पोटासियम और हाइड्रोजन में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो पोटासियम है ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए और क्या चाहिए, वैसा एटम चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, और पोटासियम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, तो क्या नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो इसको कैसे करके अप्लाई करना है 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, प्रोटीन में, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, देखो क्या चीज है, कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कौन कौन एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है। तो देखो बहुत आसान कैसे करके बनेगा, देखो यहां पर याद रखना है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ना उसमें हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब देखो अगर टर्सरी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है, ठीक है। किस किस एमिनो एसिड्स के बीच में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ऐसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन है, सिंपल, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है वैसा एमिनो एसिड जो कि हम लोग बोलेंगे क्या हो, देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ वैसा एमिनो एसिड जो कि पोलर एमिनो एसिड्स हो, ठीक है। और वैसे एमिनो एसिड्स के हम लोग बोलेंगे जो साइड चेन है ना उसके पास क्या रहे, OH ग्रुप रहे, और क्या रहे हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप रहे, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वैसा एमिनो एसिड्स जो कैसा हो, पोलर एमिनो एसिड्स हो, या हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन के पास क्या हो, या तो OH ग्रुप रहे या NH2 ग्रुप रहे। तो ये सब क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो ये जो एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, ये जो एमिनो एसिड्स है और ये एमिनो एसिड्स है, इसका साइड चेन देखो, इसका साइड चेन मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे OH है, ठीक है, मान लो क्या चीज यहाँ पर OH है, ठीक है। और इसके भी साइड चेन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे OH है, ठीक है। देखो OH है, इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो साइड चेन का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान, क्या चीज है, कोई भी अगर एक एमिनो एसिड्स को हम लोग देखेंगे ना, NCC से हम लोग कोई भी एमिनो एसिड्स को याद करते हैं, NCC, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, H होगा। अब ये जो R है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइड चेन, ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये R जो है ना, ये साइड चेन है ना, अगर इसके पास क्या रहे, हम लोग बोलेंगे क्या रहे, इसके पास अगर हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप रहे, ठीक है, या तो OH ग्रुप रहे साइड चेन के पास, या हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप रहे, हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप रहे, या हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप रहे, सॉरी, या हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप रहे साइड चेन में, ठीक है। तो ये जो साइड चेन है ना, तभी हम लोग बोलेंगे ये दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, और ऐसा एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा एमिनो एसिड्स क्या क्या है, देखो ध्यान से, वैसा एमिनो एसिड्स क्या चीज है, पोलर एमिनो एसिड्स, देखो क्या क्या है, सेरीन है, थ्रियोनीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, एस्पार्जिन है, और हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन है, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान देना, सेरीन जो है ना, सेरीन, थ्रियोनीन एंड टायरोसिन, ये याद रखना OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, याद रखना, OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, याद रखना, ठीक है। और बाकी देखो एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, ये जो दोनों है ना, ये हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, NH2 ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, मतलब इसका जो साइड चेन होगा उसके पास क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। तो कैसे, देखो इसको मैं मिटा के बता रहा हूं कैसे, यहां पर देखो बहुत आसान है, क्या चीज है, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड्स है, मान लो यहाँ पर सेरीन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर सेरीन एमिनो एसिड्स है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड्स है, यहाँ भी मान लो सेरीन है, ठीक है। तो सेरीन और सेरीन के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। यहाँ पर मान लो एमिनो एसिड सेरीन है, मान लो, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे, मान लो कौन सा एमिनो एसिड है, थ्रियोनीन है, ठीक है, थ्रियोनीन है,
थ्रियोनीन है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कौन सा एमिनो एसिड है, एस्पार्जीन है, एस्पार्जीन एमिनो एसिड, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, कैसे देखो, अगर हम लोग सेरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना एमिनो एसिड्स का, तो याद रखना NCC ऐसे ही होता है, ठीक है। ये क्या है, C अल्फा, ये क्या चीज है, NH2 ग्रुप, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन में क्या होगा, CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेरीन। देखो ये वाला सेरीन को मैं बनाया हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके पास देखो यहाँ दूसरा सेरीन है ना, तो अगर दूसरा सेरीन अगर रहेगा तो देखो ध्यान से कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान समझना है, यहाँ पर बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, OH को ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो दूसरा जो सेरीन है ना, उसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे NCC होगा, एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड को याद करने का तरीका NCC है, याद रखना, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, और एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, और एक तरफ देखो ध्यान से CH2, और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे OH रहेगा ना, ऐसे करके OH रहेगा, देखो ध्यान से ऐसे करके OH, ठीक है, ऐसे करके OH रहेगा। अब यहाँ पर देखो इस OH को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसे करके OH लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक सेरीन है, ये दूसरा सेरीन है, ठीक है। दोनों का देखो ये जो साइड चेन है ना, जिसको हम लोग R चेन बोलते हैं, यहाँ पर क्या चीज है, OH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन के साथ वैसा एटम चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, याद रखना, बहुत आसान है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, यही वाला देखो, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो उसी तरह हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग एस्पार्जीन एमिनो एसिड्स को लेंगे, ठीक है, तो एस्पार्जीन एमिनो एसिड्स का देखो साइड चेन में क्या रहेगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। मान लो यहाँ पर एस्पार्जीन एमिनो एसिड्स है और ये सेरीन है, इसके बीच में भी क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा। कैसे, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये पहला ये था, देखो दूसरा मैं क्या बना रहा हूं, एस्पार्जीन एमिनो एसिड्स का क्या बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ध्यान से, NCC, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, COOH, यहाँ पर क्या NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये क्या चीज है, H, यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन। तो साइड चेन में याद रखना है, एस्पार्जीन जो एमिनो एसिड्स होता है ना, उसका साइड चेन में क्या रहता है, देखो ध्यान से, CH2, फिर क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एस्पाराजीन, ठीक है, एस्पाराजीन या एस्पार्जीन एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये NH2 को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके NH2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सेरीन है, ठीक है, ये सेरीन है, ये क्या चीज, एस्पार्जीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन और हम लोग बोलेंगे वैसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.0 होता है, हाइड्रोजन का 2.5 होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी पोलर एमिनो एसिड्स है ना, याद रखना है, या हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन में क्या रहे, OH रहे, या हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड जिसका साइड चेन में क्या रहे, NH2 ग्रुप रहे। तो याद रखना है, उस एमिनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, कि आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो याद रखना है, ये सीक्वेंस को रखिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग होता है पेप्टाइड, ठीक है, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है डाइसल्फाइड, उसके बाद आएगा हम लोग बोलेंगे उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक बॉन्ड, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोफोबिक, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन, और सबसे कम हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग होगा क्या चीज, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डाइसल्फाइड लिंकेज, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, डाइसल्फाइड लिंकेज, और फिर हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड होता है ड्यू टू हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल कैरेक्टर पेप्टाइड बॉन्ड का जो होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो यही सीक्वेंस याद रखना, ये भी एग्जाम में कभी-कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखने को मिलता है। अब क्या बच गया, हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो याद रखना, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, उसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक का नाम था वैन डर, दूसरा का नाम था वॉल, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक्सट्रीमली, हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रीमली, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सट्रीमली वीक होता है, ठीक है। याद रखना है, एक्सट्रीमली वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इसीलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के कैटेगरी या नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी चीज दिमाग में रखना है, ये जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, वो डेवलप होता है हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो
ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है मान लो, ठीक है, ये क्या चीज है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसका हम लोग बोलेंगे साइड चेन क्या चीज है, जिसका साइड चेन क्या चीज हम लोग बोलेंगे लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसका साइड चेन क्या है, हम लोग बोलेंगे जिसका साइड चेन क्या है, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग है, ठीक है। तो जिसका साइड चेन लॉन्ग है, देखो ध्यान से यहाँ पर ये साइड चेन है, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स का यहाँ पर ये साइड चेन है दूसरा अमीनो एसिड्स का। तो इसके बीच में क्या डेवलप होगा हम लोग बोलेंगे, क्या डेवलप होगा हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होगा, ऑपोजिट डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलेंगे। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोग को ये समझ में आता है कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सबसे वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखने को मिलता है, किस अमीनो एसिड्स के बीच में, तो वैसा अमीनो एसिड जिसका साइड चेन क्या है, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग है, ठीक है। तो लॉन्ग साइड चेन होने की वजह से क्या जनरेट हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट डाइपोल या ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे एक फोर्स डेवलप होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होता है बिटवीन द अमीनो एसिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो वैसा कौन अमीनो एसिड्स है, तो देखो वैसा अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन है, जिसका साइड चेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होगा। दूसरा क्या चीज है, ल्यूसीन है, जिसका साइड चेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होगा, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोल्यूसिन, इसका भी साइड चेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होगा। तो ऐसे अमीनो एसिड्स के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे क्या डेवलप होगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। देखो अगर मान लो वंडर वॉल फोर्स होता है क्या, देखो अगर मान लो कि एक यहाँ पर मान लो एक एटम है, ठीक है, ये एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक एटम है मान लो, ठीक है। तो वो एटम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर इसके ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, हम लोग बोलेंगे इसके ऑर्बिट में घूम रहा है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये दूसरा एटम है मान लो, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा एटम है, एटम नंबर 1, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एटम नंबर 2, इसके न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके भी हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होगा ना, ठीक है, कि इस ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये वाला जो एटम है ना, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, देखो ध्यान से, इसका जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला एटम का पॉजिटिव चार्ज को ना, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से कैसा दिखेगा, तो ये वाला एटम ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ये कर रहा है रिप्रेजेंट, या हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा एटम है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, दूसरा एटम है, ठीक है, इसका देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये सब क्या आप लोग बोलेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स, पहला वाला एटम के इलेक्ट्रॉन्स किसको अट्रैक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे दूसरे वाले एटम का पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जब होगा, यहाँ पर क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक डाइपोल है, ये भी क्या है, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा डाइपोल है, दोनों डाइपोल क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हुआ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हुआ। इसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। और 3D स्ट्रक्चर जो होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखने को मिलता है, कैसे अमीनो एसिड्स के बीच में हम लोग बोलेंगे वैसा अमीनो एसिड जिसका साइड चेन क्या है, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग है, ठीक है। वही अमीनो एसिड्स के बीच में क्या दिखेगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा ये जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस है ना टर्सरी स्ट्रक्चर में, ये पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसमें हम लोग ये जान रहे हैं ये नॉन कोवेलेंट है, और पेप्टाइड एंड डाइसल्फाइड के कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो इसको इस सीक्वेंस में याद रखना, देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है, ठीक है। उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी
इन केमिकल बॉन्ड्स, बॉन्ड एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, याद रखना है। तो सबसे याद रखना, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हम लोग बोलेंगे किसका होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है। उससे कम क्या होता है हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड का होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से कम हम लोग बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा कम हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी होता है किसका, हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का याद रखना है, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उससे कम हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी होता है किसका, उससे कम बॉन्ड एनर्जी होता है आयनिक बॉन्ड का। उससे कम बॉन्ड एनर्जी होता है किसका, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का, ठीक है। उससे कम बॉन्ड एनर्जी होता है किसका, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होता है किसका, हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, याद रखना है, ठीक है। जिसका बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा, याद रखना वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए रहता है, एनर्जी चाहिए रहता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली खत्म होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब कुछ मैं बता दिया हूँ, जो पोलर एमिनो एसिड्स होता है उसके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो सारा कुछ खत्म हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।